हेलो एवरीवन, वेलकम टू एकलव्य स्टडी पॉइंट। मैं हूं सचिन। आज मैं आप सभी को क्लास 12th के जितने भी स्टूडेंट्स हैं सीबीएसई बोर्ड के, जिनका बहुत जल्द प्री बोर्ड एग्ज़ाम शुरू होने वाला है, जो हिंदी के PYQs हैं, जो अभी तक सीबीएसई में क्वेश्चंस आए हैं, जो मुझे लगता है आपको ज़रूर करके जाने चाहिए, तो उसके लिए रिगार्डिंग ये वीडियो है। 2025-26 का जो सेशन है वो बिल्कुल लेटेस्ट वीडियो है। आपको PDF भी प्रोवाइड करवा दी जाएगी नोट्स की। कोई क्वेरी आती है तो आप इंस्टाग्राम पे हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। यूज़र नेम है एकलव्य स्टडी पॉइंट। इसके अलावा अगर आपको फ्री PDF नोट्स को डाउनलोड करना है तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि है क्लास 12 ESP न्यू ग्रुप। यहाँ पे आपको सारी PDF, सारे लेटेस्ट अपडेट्स और सभी वीडियोस के लिंक आपको मिलते रहेंगे। और हमारी वेबसाइट को आप ज़रूर विज़िट करें, eklavyastudypoint.com हमारी वेबसाइट है। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ 2025 में जो कंपार्टमेंट का पेपर हुआ था, इसी साल का ये लास्ट पेपर है। इससे पहले 2025 का मेन पेपर हुआ था। मैं दोनों पेपर आपको दिखाऊंगा और मैं आपको बताऊंगा भी कि कौन से क्वेश्चन आप ज़रूर करके जाएं। तो देखो, टोटल जो हिंदी इलेक्टिव का आपका कंपार्टमेंट का पेपर आया था वो 80 नंबर का आया था और टोटल 13 क्वेश्चन आए थे। 3 उसके सेक्शन थे क्वेश्चन पेपर के, खंड का, ख और ग। तीनों खंडों के उत्तर देना अनिवार्य है और आपको निर्देशों का पालन करना है। हो सके तो सीक्वेंस में आंसर देना है। तो सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं, एक ये काव्यांश आया था, ये दीप अकेला वाली जो आपकी कविता है, इससे रिलेटेड ये काव्यांश आ रखा था। तो इसमें पहला प्रश्न यही पूछा गया था कि यह दीप अकेला से कवि का क्या आशय है। तो भाई, कवि का आशय है व्यक्तिगत सत्ता। दीप अकेला यानी कि एक व्यक्तिगत, एक पर्सनल आदमी जो बहुत पावरफुल है, जो लोगों को बहुत कुछ हेल्प कर सकता है, तो वो एक दीप अकेला है। फिर दूसरा प्रश्न आया हुआ था यहाँ पे, पंक्ति को दे दो। पंक्ति का मतलब क्या है? पंक्ति का मतलब होता है सामाजिक सत्ता से जोड़ना। मीन्स जो आपकी व्यक्तिगत सत्ता है, जो आपकी पर्सनल पावर है, आप उसको समाज के कार्य में लगाओ, आप समाज के लिए कुछ कार्य करो। पंक्ति को दे दो लाइन का यही मतलब है। तीसरा प्रश्न है, दीप का स्नेह और गर्व से भरा होना से किस और संकेत है? यानी कि स्नेह और गर्व भरा इसको क्यों कहा गया है? क्योंकि जो व्यक्तिगत सत्ता है, जो इंसान बहुत पावरफुल है हर तरीके से, जो समाज के काम आ सकता है, वो सर्वगुण संपन्न होता है, इसलिए उसको गर्व से भरा कहा जाता है। तो ऑप्शन डी यहाँ पे हमारा करेक्ट हो जाएगा। अब चौथा प्रश्न है, यहाँ पे आपको कथन और कारणों को ध्यानपूर्वक पढ़ते हुए सही विकल्प के ऊपर आपको चयन करना है। कथन ये दिया गया है कि सर्वगुण संपन्न व्यक्ति को समाज में सम्मिलित करने से उसकी सार्थकता और उपयोगिता बढ़ जाती है। फिर उसके बाद यहाँ पे लिखा है कारण, समुदाय में शामिल होकर गुणी व्यक्ति अहंकारहीन और शक्तिशाली हो जाता है। देखो, होता क्या है, कथन तो सही लिखा है कि भाई अगर कोई व्यक्ति सर्वगुण संपन्न है तो समाज के काम आएगा, तो वो और सार्थक रहेगा। लेकिन समुदाय में सम्मिलित होकर गुणी व्यक्ति अहंकारहीन हो जाएगा और शक्तिशाली हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं बताया गया इस कविता में। तो ऑप्शन सी यहाँ पे हमारा करेक्ट हो जाएगा। पांचवा प्रश्न है यहाँ पे, कवि ने व्यष्टि और समष्टि के विलय से संभव माना है, क्या होगा? होगा क्या? कथन एक है यहाँ पर लिखा हुआ, व्यक्तिगत सत्ता को सामाजिक सत्ता से जोड़ने से समाज मजबूत होता है। व्यक्तिगत सत्ता एकाकीपन में उपेक्षित हो सकती है, या व्यक्तिगत सत्ता को सामाजिक सत्ता से जोड़ने से आत्मबोध का विश्वबोध में रूपांतरण होता है। तो कथन एक और कथन तीन सही हैं। अगर कोई व्यक्ति किसी के काम आ सकता है, समाज से जुड़ेगा, तो समाज मजबूत बनेगा और बहुत लोगों का भला होगा। कथन तीन और कथन एक सही है। अब आपके काव्य खंड से रिलेटेड कुछ प्रश्न आए हुए हैं, जिनमें आपको 40 शब्दों में आंसर देना होता है। 2-2 नंबर के 2 क्वेश्चन आपको करने होते हैं। पहला प्रश्न है, वसंत आया कविता के आधार पर सिद्ध कीजिए कि आज का मनुष्य प्रकृति के नैसर्गिक सौंदर्य की अनुभूतियों से वंचित है। तो बिल्कुल सही बात है। आज की डेट में वसंत ऋतु के परिवर्तन को, ठीक है, हम जो है अनुभूत नहीं कर पाते। हमें पता ही नहीं चलता कब वसंत आया। पर्यावरण को हम समझ नहीं पाते हैं आज की डेट में। जो प्राकृतिक परिवर्तन है या फिर जो पर्वों को दफ्तर की छुट्टी या कैलेंडर के माध्यम से जानना, यानी कि जो भी ऋतु आ रही है उसको हम कैलेंडर में जो छुट्टी होती है ना, उससे जान पा रहे हैं। हमें देखकर पता नहीं चल रहा है कि कौन सी ऋतु चल रही है। प्राकृतिक उपादानों से अपरिचित होना, हमें पता ही नहीं है कि कोई ऋतु आएगी तो उसमें प्रकृति में क्या बदलाव होंगे। तो इसमें 2 नंबर में इतना काफ़ी है, पहला इसका आंसर ये हो जाएगा। दूसरा है, तुलसीदास के पद की पंक्ति है एक,
रही चकी चित्र लिखी सी, इसका भाव क्या है आपको अपने जो है शब्दों में बताना है। तो बताया जा रहा है कि जब श्री राम चले गए थे तो वन गमन की याद आने पर जो कौशल्या जी हैं वो चित्र के समान स्थिर हो गई थी, संज्ञा शून्य, कुछ हाव भाव नहीं थे उनके। असीम वेदना, बहुत दुख में थी। वात्सल्य वियोग, जो माता का एक प्यार होता है और जब वो दूर होती है अपने बेटे से, तो कौशल्या जी की दशा बहुत मार्मिक है, दिल छू लेने वाली है। तो ये होगा इसका आंसर। फिर उसके बाद है यहाँ पे ग, जायसी ने माघ महीने की विरहणी की अनुभूति का वर्णन किस प्रकार से किया है। तो इसमें जो है आपका 12 मासा से ये प्रश्न आ रखा है। तो जो विरहणी नागमती है वो माघ के महीने में क्या होता है, तो माघ के महीने में जो विरहणी नागमती है वो और ज़्यादा अपने पति के वियोग के दुख में पागल हो जाती है, ठंड बढ़ जाती है, उसका मन जो है वो कांपने लगता है पति के वियोग में। और जो नायिका है नागमती, उसके आंसुओं का उसके शरीर पर बाण की तरह चुभना, जो उसके आंसू हैं वो उसको बाण की तरह चुभ रहे हैं, वो इतना ज़्यादा रोती हैं कि उसको वो जो है अपने आंसुओं से भीग कर वो आंसू ही अब उसको चुभने लगे हैं। तो आई होप आपको ये वाला भी समझ में आया होगा। अब यहाँ पे 9वां प्रश्न है, निम्नलिखित काव्यांशों में से किसी एक काव्यांश की साप्रसंग व्याख्या कीजिए। तो भाई बनारस कविता, धीरे 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 वाला ये काव्यांश आ रखा है। बेसिकली इसके अंदर यही बताया गया है, जो बनारस शहर है वो आधुनिकता के साथ आधुनिक नहीं होता, वो अपने प्राचीनता और अपनी आधुनिकता का एक समावेश लिए फिरता है, एक बैलेंस बनाए फिरता है। तो इसमें यही बताया जाता है कि यहाँ पे एकदम से परिवर्तन नहीं आता, जो जहाँ है वो वहीं है, वो गंगा वहीं है, वो घाट वहीं है, वो नाव वहीं है, वो तुलसीदास जी की खड़ाऊ वहीं है, सैकड़ों बरस से ये शहर फल फूल रहा है। यही इसकी काव्यांश की व्याख्या है। बहुत दिनान को अवधि आसपास परे, खरे अरबरिन भरे हैं उठी जान को। ठीक है, तो आप ये कर लो या फिर आप ये वाला कर लो, विद्यापति वाला है, या फिर ये कर लो। ठीक है, ये ज़्यादा इजी है मेरे हिसाब से करना। अब एक गद्यांश आ रखा है और इसी के बिहाफ पर आपको कुछ बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे गए हैं, तो आपको उसका आंसर देना है। समझ आ रहा है आपको? ये भाई आपका, अगर मैं आपको बताऊं कि कुटज जो आपका चैप्टर है वो आपने पढ़ा होगा, तो उससे रिलेटेड है। पहला प्रश्न है, इतिहास विधाता की योजना के अनुसार मनुष्य के जीने से लेखक का किस ओर संकेत है। मनुष्य के जीने से लेखक का ईश्वर की सर्वस्वता की ओर संकेत है, ये इसके अंदर बताया जा रहा है। आप इसको पढ़ोगे ना आपको आंसर मिल जाएगा, मैं जस्ट आपको सॉल्यूशन दे रहा हूँ। दूसरों का उपकार करने की भावना और दूसरों से उपकृत होने की भावना से लेखक व्यक्ति के मन की कौन सी भावना बताना चाहता है। तो भाई, तो ये अज्ञानता की भावना है जो इसमें कहा जा रहा है, दूसरों का उपकार करने की भावना और दूसरों से उपकृत होने की भावना। निम्नलिखित कथन तथा कारण को ध्यानपूर्वक पढ़िए तथा आपको सही विकल्प बताना है। सुख दुख का संबंध, यहाँ पे लिखा है कि भाई सुख दुख का संबंध व्यक्ति विशेष के मन के साथ जुड़ा है, सही बात है। मन ही मनुष्य के सुख दुख का हेतु है, सही है भाई, ऑप्शन डी सही हो जाएगा, दोनों चीज़ें सही लिखी हुई हैं। निम्नलिखित में से गद्यांश के अनुसार सबसे सही वाक्य चुनिए। सुख पहुंचाने का अभिमान तो होता है। फिर 5वां प्रश्न है, गद्यांश के अनुसार कुटज को लेखक ने क्या कहा है। कुटज को इसमें लेख के अंदर वैरागी कहा है लेखक ने। ठीक है, अब यहाँ पे हमारा अगला है गद्य खंड से रिलेटेड क्वेश्चन है, 2-2 नंबर के 2 क्वेश्चन आएंगे। तो एक तो इसमें है कि बड़ी हवेली से बुलावा आने पर हरगोविंद के मन में क्या आशंका हुई। तो एक तो ये आशंका हुई कि आजकल संवदिया को तो कोई बुलाता नहीं है संदेश भेजने के लिए, तो मुझे क्यों बुलाया गया। दूसरा, आज की डेट में कम्युनिकेशन सिस्टम इतना उन्नत हो गया है कि आज संवदिया को बुलाया जा क्यों रहा है। तीसरा, गुप्त संदेश होने की आशंका, उसको लग रहा था कि कोई ना कोई गुप्त संदेश तो जरूर होगा तभी उसको बुलाया जा रहा है। मिट्टी के ढेले पाठ में जीवन साथी चुनने के पुराने रीति रिवाज के संबंध में क्या उल्लिखित है। तो एक पाठ आपने पढ़ा है ढेले चुन लो, उसमें एक पुराना रीति रिवाज था, मिट्टी का ढेला चुनना पड़ता था जब स्वयंवर होता है या खुद से जब आप शादी करने जा रहे हो लड़की के घर पे, तो आप बोलोगे कोई एक मिट्टी का ढेला उठाओ। तो इसमें क्या बताया जा रहा है, तो एक तो अगर मैं आपको बताऊं कि भाई पेटी के चयन के आधार पर जीवन साथी का चुनाव एक तो ये तरीका होता था, और मिट्टी के ढेले चुनने के आधार पर वधू को चुनना एक तो ये होता था। मैंने आपको बताया है कि भाई मिट्टी के ढेले या ढेले चुन लो में आपको ये बताया जाता है। इसके अलावा इसी में आपको एक पुरसरी की पेटी वाली भी स्वयंवर की कहानी भी पढ़ाई गई थी, जहाँ पे लोहे की पेटी थी, जहाँ पे चांदी की थी, जहाँ पे सोने की पेटी भी थी। ठीक है, दोनों चैप्टर में आपको बहुत अच्छे से बताया है मैंने। कुटज के जीवन से लेखक ने किन शिक्षाओं की चर्चा की है। कुटज से हमें
क्या सीखने को मिलता है। देखो कुटज का जो फ्लावर है ना, वो विपरीत परिस्थितियां भी आ जाती हैं तो भी अडिग रहता है, स्वावलंबी है, किसी की चापलूसी नहीं करता, जीवन को मस्ती के साथ जीता है, निर्भीक रहता है, किसी से डरता नहीं है, चापलूसी नहीं करता, सुख और दुख में समभाव रखता है, ये नहीं है दुख में ज़्यादा परेशान हो जाए, किसी के सामने हाथ नहीं फैलाता, कुटच खुद उगता है, खुद अपने आप को पालता पोसता सींचता है। तो ये इससे हमें सीखने की ज़रूरत है, खुद पे डिपेंडेड रहो। ओके, अब एक गद्यांश है, इसकी साप्रसंग व्याख्या आपको करनी है। तो अगर आपने प्रेमघन की छाया स्मृति चैप्टर पढ़ा है तो आप इसको आराम से बता सकते हो, दूसरा देवदास पढ़ा है तो इसको आराम से बता सकते हो। ये अब आपका काम है कि आपने किसको अच्छे से पढ़ा है, बस उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करके लिखना है व्याख्या, कि इसके प्रसंग में बोला क्या जा रहा है, ये जो भी डिस्कशन हो रहा है ये क्या है। तो बहुत ईजी है, आई डोंट थिंक सो इसमें बताने की भी कोई ज़रूरत है। 13वां प्रश्न है हमारे सामने, कोई 2 प्रश्नों के उत्तर आपको देने हैं लगभग 100 शब्दों में। अपना मालवा खाओ उजाड़ू पाठ के लेखक ने औद्योगिक सभ्यता को खाओ उजाड़ू सभ्यता क्यों कहा है। आज की डेट में इतने उद्योग लग चुके हैं तो लेखक ने खाओ उजाड़ू क्यों कहा है, क्योंकि आज की मानसिकता जो है ना, मेंटेलिटी, वो उपभोगवादी है, हर कोई पैसा छापने के लिए बैठा है, बहुत तेज़ी से औद्योगिकरण हो रहा है और भूमि जल और वायु तीनों चीज़ें प्रदूषित हो रही हैं, कार्बन का उत्सर्जन बढ़ता जा रहा है, CO2 वगैरह का, जिससे ग्रीन हाउस गैस बढ़ने से हमारे पृथ्वी का तापमान बढ़ रहा है, भूमिगत जल का दोहन ज़्यादा हो रहा है, पानी की कमी हो रही है, प्राकृतिक जो संपदाएं हैं हमारे पेड़ पौधे, उनको क्षति पहुंचाई जा रही है, पर्यावरण का बैलेंस बिगड़ा हुआ है, परिवेश के प्रति भावनात्मक अलगाव हमें आज देखने को मिल रहा है। तो कहने का मतलब है ये सारी चीज़ें जो आज हम कर रहे हैं, आधुनिक सभ्यता है जो हमारी, ये उजाड़ की सभ्यता है, ये बिल्कुल सही बात बोली है यहाँ पे। दूसरा प्रश्न है, सूरदास की झोंपड़ी पाठ के आधार पर सूरदास का चरित्र चित्रण कीजिए, और आपको बताना है कि जो सूरदास है उसके चरित्र के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं जो आपने इस चैप्टर में पढ़ी थी। तो एक तो सूरदास की झोपड़ी जल जाने के बाद भी वो पुनर्निर्माण में विश्वास रखता है, उसको पूरा ये अपने पे भरोसा है कि एक बार अगर किसी ने उसकी झोपड़ी जला दी तो वो दोबारा भी इसको बना सकता है, वो इतनी हिम्मत रखता है कि वो हिम्मत हारता नहीं है, वो फिर से झोपड़ी को बनाएगा। दूसरा, वो किसी से बदला लेने में विश्वास नहीं रखता, प्रतिशोध की भावना उसमें नहीं है, चाहे उसकी भले ही किसी ने झोपड़ी जला दी हो दुश्मनी में, लेकिन वो किसी से बदला नहीं लेना चाहता, वो कर्मशील है, अपने कर्म पर विश्वास करता है, विपरीत स्थितियाँ कितनी भी आ जाएं वो हार नहीं मानता, बहुत सहनशील है, सबकी बात सुन लेता है, बहुत दृढ़ प्रतिज्ञा है, एक बार प्रतिज्ञा ले ली तो उस काम को वो करता ही करता है, आशावान है, एक आशा रखता है कि हाँ भाई अगर कुछ उसका बिगड़ा है तो दोबारा ठीक भी होगा, और बहुत पॉजिटिव रहता है, बहुत ही सकारात्मक उसका पॉइंट ऑफ व्यू रहता है, दृष्टिकोण। तो ये आप लिख सकते हो सूरदास की झोपड़ी पाठ के आधार पर जो सूरदास का चरित्र आया है इस चैप्टर में। फिर है बिस्कोहर की माटी पाठ में वर्णित जो गांव है उसकी जानकारी देनी है आपको, क्या बताया गया है उसमें। तो बहुत आसान है, आप बता सकते हो, कोई 2 ही करने थे, मैंने आपको 2 प्रश्नों के उत्तर यहाँ पे बता दिए हैं। अब मैं आपको 2025 का जो मेन पेपर आया था CBSE बोर्ड का, एक बारी वो भी बता देता हूँ। ये तो कंपार्टमेंट वाला था, पैटर्न तो यही रहेगा आपका, और कंपार्टमेंट वाले से आपको आइडिया लग गया होगा, ज़्यादा टफ क्वेश्चन आए नहीं आपके, आप आसानी से कर सकते हो। मैं आपको अंतरा और अंतराल के क्वेश्चन ही करवा रहा हूँ अभी यहाँ पे मैं, जो आपके आ चुके हैं। धीरे धीरे अभिव्यक्ति माध्यम के भी क्वेश्चन आपको करवाऊँगा मैं। तो चलिए देखते हैं 2025 का मेन पेपर। तो सबसे पहले तो आपको कविता से एक प्रॉपर दिया जाएगा एक काव्यांश, ये तुलसीदास जी के लेख से है, ठीक है, भरत राम का प्रेम। तो इसमें आपसे कुछ MCQs पूछे जा रहे हैं। कबहो न कीन्ह मोर मन भंगु, इस लाइन के माध्यम से राम के प्रति भरत के किस विश्वास का परिचय मिलता है। सबसे पहले तो ये उनको विश्वास है राम उनके आग्रह पर अयोध्या लौट चलेंगे और राम उनका मन नहीं तोड़ेंगे। ये उनको लगता है कि मेरा मन कभी उन्होंने ऐसा दुखाया नहीं है, दिल नहीं दुखाया, वो मेरे साथ अवश्य ही चलेंगे। तो ऑप्शन सी सही है यहाँ पे। राम की किस प्रकृति का वर्णन यहाँ पर किया गया है इसमें, तो कृपापूर्ण, वो कितनी कृपालु हैं, वो सब पर अपनी कृपा रखते हैं। निम्नलिखित कथन तथा कारण को आपको पढ़ना है और सही विकल्प बताना है। तो इसमें भरत ने राम के सम्मुख कभी मुंह नहीं खोला, शिष्टाचार की परंपरा रही है कि बड़ों के सामने विनम्रता का व्यवहार किया जाता है। भाई सही बात है, अपने बड़े भाई के सामने मुंह नहीं खोलना चाहिए, और ये शिष्टाचार की ही परंपरा है कि आप बड़ों के साथ विनम्र ही रहते हैं। तो ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा हमारा। भरत ने राम के स्वभाव की किस विशेषता का उल्लेख किया है।
उनकी सबसे बड़ी विशेषता है कि वो अपराधी पर भी गुस्सा नहीं करते, अगर किसी ने क्राइम भी कर दिया वो उसको भी माफ़ कर देते हैं। पुलकी शरीर सभा भय ठाढ़े पंक्ति के माध्यम से किसकी मनोदशा का वर्णन किया गया है? तो यहाँ पे भरत जी के जो वो इमोशंस हैं, वो कितने इमोशनल हो गए थे अपने भ्राता को जाते देख, तो वो इसमें बताया गया है। अब यहाँ पे आपके 40 वर्ड वाले क्वेश्चन है, 2-2 नंबर के 2, जो आपको काव्य खंड के आधार पर पूछे जाएंगे। जैसे देवसेना का गीत कविता के आधार पर आपको लिखना है कि देवसेना के जीवन की विडंबना किसे कहा गया और क्यों कहा गया, आखिर है क्या? तो विडंबना कहा गया है कि भाई उचित समय पर स्कंदगुप्त को जब वो प्यार करती थी तो उसका प्रेम उसको नहीं मिला और देवसेना ने जीवन भर संघर्ष किया। तो मेनली यही है कि भाई स्कंदगुप्त को वो प्राप्त कर नहीं पाई और राष्ट्र सेवा का जो उन्होंने व्रत लिया था उसको भी वो पूरा नहीं कर पाई। तो ये आप इसमें बता सकते हो। फिर दूसरा प्रश्न यहाँ पे पूछा गया है, तोड़ो कविता का कवि सृजन का आकांक्षी है, विध्वंस का नहीं। तोड़ो 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 कविता एक आई है, आपने सुना भी होगा। तो उसमें क्या कवि सृजन की बात करता है? तो कैसे करता है आपको बताना है। देखो, तोड़ो के मूल में भी सृजन है, कुछ टूटेगा तो कुछ आएगा। तोड़ो के माध्यम से, कविता के माध्यम से हमें नव निर्माण की प्रेरणा मिलती है। कुछ नया करो, जो आपका मन है वो बंजर ना हो जाए, वो ऊब और खीज को तोड़ो, अपने मन के अंदर के मैल को निकालो, क्योंकि अगर मन भारी होगा, मन में मैल होगा, तो आप सृजनात्मक नहीं बन पाओगे। तो ये इसमें बताया जा रहा है। तीसरा है, जो है वह सुगबुगाता है, जो नहीं है वह फेंकने लगता है पचकियाँ। इसमें आपको सुगबुगाने और पचकियाँ फेंकने का मतलब क्या है ये आपको बताना है। सुगबुगाने का मतलब होता है जागना, चेतना का संचार होना, एक नई उमंग, एक नई एनर्जी आना। पचकियाँ फेंकने का मतलब है नीरसता, जड़ता का त्याग करना, यानी कि कुछ एकदम एक रीबूट मारना खुद को, एक रीस्टोर मारना खुद को, अंकुरण होना किसी चीज़ का। तो यही है, जब वसंत आता है तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो बदलती हैं, जो इसमें बताई जा रही हैं। अब आपको किसी एक काव्यांश की व्याख्या लिखनी है, आपसे पेपर में पूछा जा सकता है। अगहन दिवस घटानी से बड़ी, देखो 12 मासा तो आप जरूर करके जाना, वहाँ से आते हैं बहुत ज़्यादा चांस होते हैं आने के। बाकी मैं आपको गाइड भी करूँगा, टेंशन ना लो भाई आप, आपको मैं बहुत बढ़िया बढ़िया वीडियोस बना के दूंगा कि प्रिपरेशन करनी कैसे है। तो आपको मैं बता दूं, संदर्भ का 1 नंबर, जहाँ आपको कवि और कविता का नाम लिखना है। प्रसंग का 1 नंबर, जहाँ आपको थोड़ा सा उस व्याख्या को लिखने से पहले बताना है कि है किस बारे में। 3 नंबर की आपकी व्याख्या होती है। 1 नंबर का आपका विशेष होता है, जहाँ थोड़ा व्याकरणिक पहलुओं को आपको लिखना होता है, कौन से रस, कौन से अलंकार का यूज़ हुआ है, अलंकार वगैरह का। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे जो 12 मासा कविता है उसके कवि मलिक मोहम्मद जायसी हैं, कविता का नाम 12 मासा है। ठीक है, तो आप इस तरीके से इसको बता सकते हैं। आगे बढ़ते हैं अब हम। ठीक है, ये दूसरा वाला अथवा वाला आ रखा है, तो ये आपका यह दीप अकेला कविता से आ रखी है ये लाइनें। तो बस वही है, आपको अपना फॉर्मेट याद रखना है दिमाग में। 1 नंबर कवि कविता का नाम, 1 नंबर में आपको उसका पूर्व संबंध बताना है, थोड़ा सा बेसिकली बैकग्राउंड जो आप व्याख्या करने जा रहे हो, 3 नंबर की व्याख्या और 1 नंबर आपका विशेष का। अब यहाँ पे आपको एक गद्यांश दिया गया है, इसके आधार पर आपको कुछ बहुविकल्पीय प्रश्न MCQs का उत्तर देना है। तो भाई ये आपका प्रेमघन की छाया स्मृति से ही आया हुआ एक वो है। मैं आपको बता दूं, गद्यांश में आप जरूर पढ़ के जाना प्रेमघन की छाया स्मृति, बहुत क्वेश्चन बनते हैं यहाँ से। तो इसमें पहला प्रश्न है, लेखक के पिता की किस में रुचि थी? तो पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा, लेखक के पिता को हिंदी और फारसी भाषा की उक्तियाँ मिलाने में बहुत मज़ा आता था। दूसरा प्रश्न है, गद्यांश में रामचरितमानस और रामचंद्रिका का उल्लेख क्यों किया गया है? क्योंकि घर के अंदर का जो माहौल था बहुत साहित्य से भरा हुआ था, सारे लोग आके सुनने में इंटरेस्ट दिखाते थे, इसीलिए रामचरितमानस और रामचंद्रिका का पाठ हुआ करता था। तीसरा प्रश्न है, लेखक के मन में भारतेंदु जी के संबंध में मधुर भावना जागने का कारण क्या था? क्योंकि होता क्या था कि पिता जो है बहुत आकर्षक तरीके से उनके नाटक को सुनाया करते थे और वो बहुत एक तरीके से इंटरेस्ट लेके लेखक सुना भी करते थे। अवस्था का अर्थ क्या है? अवस्था शब्द का अर्थ है आयु। ठीक है, फिर 5वां प्रश्न है, कथन और कारण पढ़ के आपको उचित विकल्प बताना है। बचपन में लेखक राजा हरिश्चंद्र और कवि हरिश्चंद्र में कोई अंतर नहीं कर पाता था, सही बात है। लेखक की बाल बुद्धि नाम की समानता के कारण दोनों को एक ही समझती थी, सही बात है। दोनों सही है, कथन भी सही है, कारण भी सही है, यही हमने चैप्टर में पढ़ा भी है। तो ऑप्शन डी हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। 11वां प्रश्न है हमारा, गद्य खंड से आधारित 3 में से किन्हीं 2 का उत्तर देना है। परिवेश का व्यक्तित्व निर्माण पर प्रभाव पड़ता है,
ये जो रामचंद्र शुक्ल जी के व्यक्तित्व के बारे में आपको, व्यक्तित्व के आधार पर आपको बताना है कि परिवेश जैसा होगा वैसा ही आपका पर्सनैलिटी, आपका डेवलपमेंट होता है। तो भाई बिल्कुल सही बात बताई गई है, जैसा परिवेश होगा आपका भाई कैरेक्टर वैसा ही बनेगा, पर्सनैलिटी वैसी बनेगी। परिवेश से ही आप अपना व्यवहार, अपनी सोच, अपनी भावनाओं को सीखते हो। घर का परिवेश अगर साहित्यिक होगा तो आपका हिंदी साहित्य में इंटरेस्ट भी बढ़ जाएगा अपने आप ही। फिर दूसरा प्रश्न है, हरगोविंद संवदिया था, ये हमने संवदिया चैप्टर में पढ़ा है। तो वो जो है बड़ी बहुरिया का संवाद पहुंचा नहीं पाया था, तो आप यहाँ पर कहाँ तक उसको उचित मानते हैं कि वो सुना नहीं पाया था? होता क्या है कि संवदिया होने से पहले हरगोविंद एक मनुष्य है, इंसान है, उसके अंदर भी कुछ मानवीय संवेदनाएं हैं। जब बड़ी हवेली से उसका संपन्नता के दिनों से जुड़ाव रहा है, और जब वो बड़ी बहुरिया के दुखों को सुनता है तो वो कहता है कि अगर मैं जाकर ये दुख उसके माई के सुनाऊंगा तो मेरे ही गांव की बदनामी होगी। लेकिन हरगोविंद एक संवदिया है, अच्छा समाचार हो या बुरा हुआ उसका काम है, उसका कर्तव्य है संवाद पहुंचाना। तो ये उसका दायित्व था, उसने नहीं किया। दोनों ही मैंने आपको बता दिए हैं। फिर यहाँ पे है, विस्थापन के विरोध में पेड़ों का सूखना क्या दर्शाता है? जहाँ कोई वापसी नहीं, पाठ के आधार पर स्पष्ट करना है। तो इसमें ये बताया जा रहा है, प्रकृति मनुष्य की सहचरी है, प्रकृति मनुष्य की सुख दुख की साझेदार है। मनुष्य के उजड़ने पर पेड़ों को अकेलेपन का भय और उदासी दिखती है। जब मनुष्य ही अपने गांव से उजड़ जाएंगे तो पेड़ जीवित रहकर क्या करेंगे? ये इसमें पेड़ों का सूखना भी यही दिखाता है कि पेड़ और मनुष्य जुड़े हुए हैं। जब इंसानों को वहाँ से भगा दिया जाएगा तो पेड़ वहाँ पर रहकर क्या करेंगे, ये इसमें कहा जा रहा है। अब यहाँ पे आपको ये गद्यांश दिया गया है, तो यहाँ पर किसी एक का आपको साप्रसंग व्याख्या में आपको इसको लिख के बताना है। तो एक तो संवदिया चैप्टर से है और एक आपका जो है यहाँ पे कुटज से है। तो आप जो इजी लगे, संवदिया वाला ज़्यादा इजी है आई गेस, वो आप आराम से कर भी लोगे। ठीक है, गद्यांश की व्याख्या में 1 अंक मिलता है आपको जब आप पाठ और लेखक का नाम लिखते हो, 1 अंक मिलता है जब आप उसका बैकग्राउंड बताते हो, 3 अंक मिलते हैं व्याख्या के, 1 अंक मिलता है विषय बताने का विशेष। तो संवदिया वाला कर लो, लेखक मणीश्वर नाथ रेणु है, तो ये आप बता सकते हो आराम से। अब कुछ प्रश्न आगे दिए गए हैं, 2 प्रश्नों के उत्तर देने हैं 100 शब्दों में कम से कम, 5-5 नंबर के 2 क्वेश्चन हैं। तो सूरदास की झोपड़ी जो पाठ है उसमें सच्चे खिलाड़ी की पहचान क्या बताई गई है कि भाई सूरदास का जो जीवन रूपी संग्राम है वो सूरदास क्या वाकई में एक खिलाड़ी था? होता क्या है, देखो सूरदास ऐसा बंदा है जो हारने से या जीतने से विचलित नहीं होता। वो चाहे हारे चाहे जीते वो खुश रहता है। हार जीत के में उसका समभाव रहता है, भावनाएं बदलती नहीं है। और वो हार भी जाए तो जीतने के लिए दोबारा प्रयास करता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल झोपड़ी का नष्ट हो जाने पर भी वो दोबारा संकल्प लेता है कि मैं दोबारा बनाऊंगा और 100 लाख बार बनाऊंगा। अगर कोई 100 लाख बार भी जलाएगा तो मैं 100 लाख बार भी बनाने को तैयार हूँ। पोटली नहीं मिलती तो वो कहता है कि भाई मैंने ही कमाए थे फिर कमा लूंगा, क्या हो गया, दोबारा कमा लूंगा। दोनों हाथों से फिर वो झोपड़ी की राख उड़ाता है, विजय के साथ गर्व के साथ उठता है और वो बहुत खुश होकर कहता है मैं दोबारा भी उसको बनाऊंगा अगर जरूरत पड़ेगी तो। बिस्कोहर की माटी पाठ में वर्णित ग्रामीण जीवन की झांकी प्रस्तुत करें। आपको बताना है गांव कैसा है। देखो होता क्या है, गांव का शहरों की तरह सुविधा युक्त ना होकर प्रकृति पर अधिक निर्भर रहना। गांव क्या है, शहरों की तरह नहीं होते कि सुविधा युक्त है। गांव में सुविधाएं कम होती हैं, गांव प्रकृति से ज़्यादा जुड़े होते हैं। और गांव में क्या होता है, प्रकृति के कोमल व कठोर दोनों रूप देखने को मिलते हैं। एक तरफ तो आपको चांदनी रात, रंग बिरंगे फूल और बारिश का मजा है, और दूसरी तरफ गांव में बाढ़, सूखा और कीड़े मकोड़े, सांप बिच्छुओं का डर भी है। तो प्रकृति अच्छी भी है, प्रकृति नेगेटिव भी है। चिकित्सा के लिए गांव के लोग ज़्यादातर जो है वो प्रकृति पर निर्भर रहते हैं, मेडिसिनल प्लांट्स का यूज़ करते हैं, और लोगों के बीच का लगाव है एक दूसरे के लिए, ये देखते ही बनता है। ओके जी, अब यहाँ पे अगला प्रश्न है हमारा, डगडग रोटी पग पग नीर वाला जो मालवा है उसकी वर्तमान स्थिति अपना मालवा खाऊ झाड़ू पाठ के आधार पर बतानी है आपको पता भी होना चाहिए स्थिति के कारण क्या हैं और इसको सुधारा कैसे जा सकता है। होता क्या है, आज की डेट में या तो मालवा में अतिवृष्टि होती है, ज़्यादा बारिश होती है, या अनावृष्टि होती है, बिल्कुल बारिश नहीं होती। नदी नाले सूख रहे हैं, प्रदूषित हो रहे हैं, पैदावार में कमी आ रही है। कारण क्या है, तेज़ी से अब फैक्ट्रियाँ लगा रहे हो, जो अंडरग्राउंड वाटर है वो ख़त्म होता जा रहा है, प्राकृतिक संपदा को हम नुकसान पहुँचा रहे हैं, पर्यावरण का संतुलन बिगड़ गया है। तो आपको क्या करना है, जल के परंपरागत जो साधनों को आप आधुनिक करो, उसका संरक्षण करो, पानी को बचाओ, वाटर कंजर्वेशन करो, एक संतुलन बनाओ इंसानों और प्रकृति के बीच में, प्रकृति से प्यार करो, प्रकृति का सम्मान करो भाई। ठीक है, अब आपके सामने 2024 का पेपर है, हिंदी इलेक्टिव का मेन पेपर।
2024 वाले में क्या है, आइए इसको भी देख लेते हैं एक बारी। तो आपके सामने जो कुछ प्रश्न है आपको उनको ध्यानपूर्वक पढ़ते हुए किन्हीं 2 प्रश्नों का उत्तर लगभग 40 शब्दों में देना है। सबसे पहले आ रखा है यहाँ पे 2-2 नंबर के 2 क्वेश्चन है। सरोज स्मृति कविता से उद्धृत दुख ही जीवन की कथा रही, क्या कहूँ आज जो नहीं कही। ये लाइन आई है, ये पंक्ति आई है। इसमें बताना है आपको कवि के हृदय की पीड़ा क्या है, आखिर कवि का क्या है इसमें। इसमें कवि जी जो है ना, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, वो अपने जीवन का संघर्ष बता रहे हैं, वो कितने परेशान रहे हैं। वो एक भाग्यहीन पिता हैं जिनका पूरा परिवार नष्ट हो चुका है, सामाजिक संबंध खत्म हो चुके हैं और वो पुत्री के लिए कुछ ज़्यादा नहीं कर पा रहे हैं, तो उनको बहुत बुरा फील हो रहा है। ठीक है। फिर दूसरा प्रश्न है, वसंत आया कविता के आधार पर वसंत ऋतु की प्राकृतिक सुंदरता का वर्णन करो। तो जब वसंत आता है तो पेड़ों से पत्ते झड़ते हैं, नई कोपलें फूटती हैं, नए फूल निकलते हैं, ठंडी ठंडी हवा बहती है, ढाक के जंगल दहकने लगते हैं, कोयल और भंवरे अपनी मस्ती में झूमकर गीत गाते हैं, रंग बिरंगे फूल चारों ओर खिलते हैं। ये आप लिख सकते हो। घनानंद और उसकी नायिका सुजान के बीच क्या होड़ चल रही है, कवित्व के आधार पर आपको बताना है। तो नायिका है इसमें सुजान, तो वो कब तक कवि घनानंद की पुकार को सुनकर भी ना सुनने का दिखावा करती रहेगी, एक तो ये बात चल रही है। और घनानंद को पूरा विश्वास है कि उसकी कूकता भरी मूकता के आगे नायिका को अपना हट छोड़ना ही पड़ेगा, एक ना एक दिन तो जरूर वो कवि से बात कर कर ही रहेगी। अब यहाँ पे काव्यांश की साप्रसंग व्याख्या है, देवसेना का गीत है। ठीक है, तो भाई सीधी सी बात है, आप यही वाला कर लो, सिंपल सा आ रखा है, उसकी वेदना का वर्णन करना है और मैंने आपको बता ही रखा है फॉर्मेट क्या होता है, कितने नंबर किस चीज़ के मिलते हैं। अब यहाँ पे 2-2 नंबर के 2 क्वेश्चन आपको करने हैं, 40 शब्दों में उत्तर देना है। ठीक है। तो बालक बच गया में प्रसंग में जीवित वृक्ष के हरे पत्तों का मरमर किसे कहा गया है और उसे सुनकर लेखक को कैसा लगा। हुआ क्या, बालक द्वारा इनाम में लड्डू की मांग जब उसने करी तो इससे ये लाइन निकल कर आती है, जीवित वृक्ष के हरे पत्तों का मरमर। और एक लगा कि हाँ भाई वृक्ष अभी जीवित है, यानी कि बच्चे में बचपना बाकी है। लेखक ने सुख की सांस भरी कि भाई एक तरीके से जो उस पर इतना ज्ञान थोपा गया है उस बच्चे के ऊपर, कम से कम जब उससे ये पूछा गया गिफ्ट में क्या चाहिए तो बच्चे ने ये तो बोला भाई लड्डू चाहिए, तो उसकी जो बाल सुलभ प्रवृत्ति है वो अभी जिंदा है, जो स्वाभाविक भाव है उसके अंदर का वो अभी जीवित है और उसकी जीवंतता बनी हुई है। फिर उसके बाद अगला प्रश्न है, संवदिया कहानी के आधार पर लिखिए कि बिहिपुर स्टेशन पहुंचने पर हरगोविंद की मनोस्थिति कैसी थी। तो यहाँ पे पहुंचा जब हरगोविंद तो उसका मन बहुत भारी था, संवाद सुनाने में वो खुद को असमर्थ पा रहा था, उसको लग रहा था गांव की बेइज्जती ना हो जाए। बड़ी बहुरिया के दुखों से वो बहुत अपने को रिलेट कर पा रहा था कि यार वो दुखी है तो मैं भी दुखी हूँ। और बड़ी बहुरिया के अपने गांव लौट जाने की आशंका पर संवदिया को लग रहा था उसका गांव बहुत बदनाम हो जाएगा, उसको चिंता थी। हर की पौड़ी की भीड़ और शहर की भीड़ के अंतर को दूसरा देवदास कहानी के आधार पर आपको बताना है। होता क्या है, हर की पौड़ी पर जो भीड़ होती है उसकी एक सूत्रता होती है, सभी लोग एक ही तरफ जा रहे होते हैं, गंगा घाट की तरफ। सभी जीवन के प्रति कल्याण की कामनाएं लिए चल रहे होते हैं, कोई दौड़ भाग नहीं कर रहा होता। शहर की भीड़ हर कोई अपने अपने घर जाने में बिजी है, हर किसी को जल्दी होती है, हर कोई एक दूसरे से आगे निकलना चाहता है, पर हर की पौड़ी पर ऐसा नहीं होता। अब यहाँ पे अगला प्रश्न जो है इससे रिलेटेड आपको कोई साप्रसंग व्याख्या लिखनी है। मैंने आपको बताया प्रेमगन की छाया स्मृति से बहुत बारी आती है व्याख्या और कुटज से बहुत बारी आती है और जहाँ कोई वापसी नहीं। आप ये 3 को तो बहुत अच्छे से करके जाना, आपको ज़रूर यहाँ से दिखेगा। तो इसका भी फॉर्मेट पीछे बता ही रखा था आपको मैंने। अगला प्रश्न है यहाँ पे आपका कि किसी एक प्रश्न का उत्तर आपको लगभग 60 शब्दों में देना है। ये 2024 का पेपर है। तो ये सदा नीरा नदियाँ मालवा के गालों के आंसू भी नहीं बहा सकती, इस कथन के आधार पर लिखिए कि वर्तमान समय में देश के अन्य भागों में नदियों की क्या स्थिति है। हालात कुछ ऐसे हैं, जो ऐसा है यहाँ पे मालवा का हाल है, बाकी नदियों का भी वही हाल है। नदियों में सिर्फ चौमासे के टाइम पानी रहता है, बाकी टाइम नदियाँ सूखी रहती हैं। कुछ नदियाँ तो आज की डेट में पानी खत्म हो गया है, विलुप्त होने की कगार पर है। शहरी कचरा और केमिकल वाला कचरा नदियों में डाल दिया जाता है, नाले बना रहे हैं हम, नदियों को। पहाड़ों से मैदानों तक पहुंचते पहुंचते उनका जो पानी है वो जहरीला हो जाता है। मतलब जब वो निकलती है नदियां पहाड़ों से, बहुत शीतल, बहुत ही ज़्यादा पवित्र जल होता है और वो मैदानी इलाकों तक पहुंचते पहुंचते जहर बन जाता है। अगला प्रश्न है, सूरदास की झोपड़ी पाठ से ली गई एक लाइन है, खेल में रोना कैसा। तो इसमें किस खेल की बात हो रही है और जीवन में मिलने वाली असफलताओं के बारे में इससे हमें क्या प्रेरणा मिल रही है। तो इसमें आपके जीवन का जो खेल है उसकी बात की जा रही है।
जो खेल में आप रोते हो, जब जीवन में आपको विषम परिस्थितियां दिखती हैं तो आप रोते हो ना, तो आपको सूरदास से सीखना है रोना नहीं है। जीवन में आपको कभी सफलता मिलेगी, कभी असफलता भी मिलेगी, आपको घबराना नहीं है। असफलताएं भी आती हैं पर घबराना नहीं होता, सकारात्मक रहना है, पॉजिटिव रहना है, चुनौतियों का सामना करना है, धैर्य के साथ रहना है, अपनी इच्छा शक्ति को दृढ़ रखना है और आपका काम जरूर पूरा होगा। ये कुछ प्रश्न आए हुए हैं, मैंने आपके सामने 3 पेपर डिस्कस करें, आपके प्री बोर्ड के लिए इनफ है, आप इनको जरूर करके जाना इन प्रश्नों को। आई होप आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा इसको करने से। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, कमेंट बॉक्स में फीडबैक लिख देना, वीडियो को शेयर जरूर करें, बेल आइकन दबा के आने वाली वीडियोस की अपडेट्स पाते रहें। जय हिंद, जय भारत।